अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं शानी की कहानी किस्त नंबर 99। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। रुस्तम पुलिस की पोजीशनों के पास पहुंचा तो एकदम बहुत से अफराद इस पर टूट पड़े। इसे मुक्को ठुड्डो और बंदूकों के कंधों से मारने लगे। दस्ती बम फेंकता है हरामी, एक शख्स तैश में चीखा। वो इसे गंदी गालियां भी दे रहे थे। वो घुटनों के बल गिर गया, फिर उठा और फिर गिर गया। रुस्तम जानता था कि ये सब कुछ होना है। इसने हाल ही में कई पुलिस वाले कत्ल किए थे। इन मरने वालों के यार दोस्त और अजीज इसके लिए शोला जवाला थे। इनका बस चलता तो शायद इसी जगह पर मुकदमा चलाकर इसे फांसी पर भी लटका दिया जाता। इसे मारने पीटने वाले वो लोग थे जो आम हालात में शायद इसके सामने ऊंचा सांस भी न ले सकते थे, लेकिन इस वक्त वो मजमा का हिस्सा थे और सूरत हाल का फायदा उठा रहे थे। चंद ही सेकंड में रुस्तम के नाक और मुंह से खून रिसने लगा। अचानक एक शख्स तेजी से आगे आया। रुक जाओ, ना मारो, वो घर जा। ये आवाज रुस्तम को पहचानी हुई सी लगी। आने वाले ने आगे बढ़कर अपने साथियों के हाथ रोके और उन्हें डांट डपट कर पीछे हटाया। रुस्तम घुटनों पर जोर देकर उठ खड़ा हुआ। इसने देखा मुश्तिल अफराद को रोकने वाला शख्स वो इंस्पेक्टर शाद था, जिसकी झलक रुस्तम ने ढोक शाह के पटवारी के घर में देखी थी। इंस्पेक्टर शाद की खिदमत गुजारी के लिए एक मुकामी सब इंस्पेक्टर ने लड़की का इंतजाम करना चाहा था। इंस्पेक्टर शाद इस पर बस पड़ा था और बेनक्स सुनाई थी, और शायद इंस्पेक्टर की इसी अमल की वजह से रुस्तम के हाथों इन बदमाश एहलकारों की जिंदगी बच गई थी। आज वो इंस्पेक्टर एक बार फिर आम पुलिस वालों से मुख्तलिफ रवैये का मुजाहरा कर रहा था। इसने रुस्तम को अपनी हिफाजत में लिया और साथियों की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए एक खामे में ले आया। यहाँ 2 लालटेनें रोशन थी और खूंटियों पर एहलकारों की वर्दियां वगैरह लटकी हुई थी। एक तरफ 3 बिस्तर बिछे थे और ट्रे में चाय के खाली बर्तन धरे थे। इंस्पेक्टर शाद की हिदायत पर एक संतरी ने रुमाल से रुस्तम के होंठों और नाक से रिसने वाला खून साफ किया। हथकड़ी बदस्तूर रुस्तम के हाथों में थी। वो नंगे पांव और नंगे सर था। संतरी पानी लेने के लिए बाहर चला गया तो रुस्तम ने इंस्पेक्टर से पूछा, डिप्टी रियाज कहाँ है? तुम काफी लेट पहुंचे हो, वो तुम्हारा इंतजार करते रहे। अभी थोड़ी देर पहले वो हेली पर लाहौर गए हैं, जरूरी काम था। इंस्पेक्टर ने स्पाट लहजे में कहा। कब आएगा? कल किसी वक्त। लेकिन तुम क्यों लेट हुए? मजबूरी थी, मैं वहां से निकल नहीं सका। मैंने रियाज को बताया था कि मैं लेट हो सकता हूँ। वो बेस कैंप से 8 बजे यहाँ पहुंच गए थे, तब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। रुस्तम चंद में खामोश रहा, फिर बोला, बीबी के बारे में तुम्हें पता है? क्यों? मुझे क्यों पता नहीं होगा? इंस्पेक्टर तीखे लहजे में कहा। क्या बता सकते हो कि वो कहाँ है? यहीं पर है, इंस्पेक्टर शाद ने कहा। क्या मैं मिल सकता हूँ? इंस्पेक्टर शाद के चेहरे पर पेशा वराना सख्ती दिखाई दी। एक लम्हे के लिए लगा कि वो कोई करख्त बात कहेगा, लेकिन फिर अचानक इसके चेहरे के उजलात नरम पड़ गए। वो अजीब नजरों से रुस्तम को देखने लगा। ये वही नजरें थीं जिनसे फांसी पाने वाले मुजरम को फांसी से एक दिन पहले देखा जाता है। रुस्तम के जिस्म में फिरेरी सी दौड़ के इसके दिल ने गवाही दी कि यहाँ हालात इसके और बीबी के लिए बदतरीन रुख इख्तियार करने वाले हैं। कुर्सी पर बैठ जाओ, इंस्पेक्टर शाद ने कदरे नर्म लहजे में कहा। रुस्तम बैठ गया। शाद पहले ही कुर्सी पर था। आम पुलिस वालों की तरह इसकी तोंद भी थोड़ी सी निकली हुई थी, लेकिन जिस्म भद्दा नहीं था। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन आज पहली बार तुम्हें देखने का मौका मिला है। दुख होता है तुम जैसे लोगों को देखकर। जवानी में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठे हो। क्या उम्र होगी तुम्हारी? मैं उम्र का हिसाब किताब नहीं रखता। हाँ, हिसाब किताब तो उस चीज का रखा जाता है जिसकी कदर हो। तुम जैसे बेवकूफ तो जिंदगी को कचरे के ढेर से उठाई हुई शय समझते हैं। वो तलखी से बोला, ताहम तलखी की तह में अफसोस और हमदर्दी की मध्यम लहर भी थी। संतरी पानी ले आया। रुस्तम ने संतरी के हाथ से एक घुट भरकर बस कुल्ली की। संतरी बाहर गया तो रुस्तम ने इंस्पेक्टर शाद की आंखों में देखते हुए कहा, गैब का इल्म ऊपर वाले के सिवा किसी और के पास नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गुजरने वाली हर घड़ी के साथ जिंदगी से दूर और मौत के करीब हो रहा हूँ। मेरे पास जो थोड़ा सा वक्त बाकी है, क्या इसमें मैं बीबी से मुलाकात कर सकता हूँ? बस एक छोटी सी मुलाकात। क्या मैं शक्ल से निरा तुम्हें उल्लू का पट्टा दिखाई देता हूँ? इंस्पेक्टर शाद फुंकारा। तुम्हें तुम्हारी माशूक का दीदार कराने के शौक में मैं बेरोजगार होकर घर बैठ जाऊं? इसने तीखी नजरों से रुस्तम को देखा और बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया। खेमे के सामने 3 मुसल्लह अफराद मौजूद थे। एक संतरी राइफल बदस्त ऐन दरवाजे पर मौजूद था। ये सारे लोग रुस्तम की तरफ से अजहद चुकन्ने नजर आते थे। गाहे बगाहे वो रुस्तम की तरफ पुरतशवीश नजरों से देख भी लेते थे। थोड़ी देर बाद कोई अजराली या कोई पुलिस एहलकार खेमे का पर्दा हटाकर अंदर झांकता, दिलचस्पी या फिर उसीलेपन से रुस्तम को तकता और वापस चला जाता था। रुस्तम आंखें बंद किए कुर्सी की पूंछ से टिका हुआ था। वो आशिक था और इसका इश्क इसके आसपास कहीं मौजूद था। इसी फजा में सांस ले रहा था। इसकी खातिर रुस्तम के लिए अपनी जान कुर्बान करना इतना ही आसान था।
जितना शदीद प्यास में पानी का घूंट भर लेना और जिस शख्स के लिए जान देना इतना आसान हो जाए वो मकबूल फितरत बन जाता है। वो जिंदगी और मौत के मायने तब्दील कर सकता है, लाचारी और इख्तियार का मफहूम बदल सकता है। लेकिन बात सिर्फ मौका मिलने की होती है। रुस्तम को इल्म नहीं था कि इसे ये मौका मिलेगा या नहीं। इंस्पेक्टर शादी से बेहद खुश और रुखा जवाब देकर गया था, लेकिन पता नहीं क्यों रुस्तम के दिल में ये ख्याल मौजूद तो क्या शायद वो कुछ करे। अगर वो चाहता तो बीबी को रुस्तम के रूबरू लाने या रुस्तम को बीबी के रूबरू लाने के कई जवाब थे। इस तरह की मुलाकात को पुलिस वाले कई बार एक तफ्तीशियत कंडे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दो शनासा मुलजिमों को एक दूसरे से मिलने और आजादाना बातचीत का मौका फराहम करते हैं और फिर इस मुलाकात को अपनी तफ्तीश में पेशरफ्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी मुलजिमों की जिंदगी से बेरगबती को खत्म करने के लिए भी ऐसी मुलाकातें कराई जाती हैं, या फिर इन्हें आसाबी तौर पर तोड़ने के लिए इनके किसी प्यारे की हालत ज़ाहिर इन्हें दिखाई जाती है। रुस्तम कुर्सी पर अकड़ू बैठा रहा और इस बारे में सोचता रहा। बाहर की वो पुरखज़ा रात धीरे धीरे आगे को सरकती रही। हवा के झोंके खेमे की दीवारों को कभी अंदर और कभी बाहर की तरफ धकेलते रहे। खेमे के अंदर आने के दो रास्ते थे, सामने की तरफ बड़ा रास्ता और रकम में एक छोटा सा रास्ता। और रात का आखिरी पहर था। हर जानदार और बेजान शय एक ऊँग सी महसूस होती थी। खेमे के कभी रास्ते का पर्दा हटा और बीबी अंदर आ गई। रुस्तम देखता रह गया। वो हल्के गुलाबी रंग की शलवार कमीज में थी। इनके पाँव नंगे थे, लेकिन सर पर हमरंग आंचल मौजूद था। वो इसी हाल में और इस माहौल में भी दिलकश नजर आती थी। रुस्तम देखता रह गया। हालात की सारी सितम ज़रीफियाँ और सफाकियाँ एकदम पसे मंजर में चली गई। सामने सिर्फ हुस्न रह गया और इश्क की वो हिद्दत रह गई जिसके सामने हजार सूरजों की तपश भी हीच है। रुस्तम को एक नजर देखने के बाद बीबी ने रुख फेरा। पर्दे की दूसरी जानिब से किसी ने एक ट्रे बीबी के हाथ में थमा दी। इस ट्रे में खाना और कुछ फ्रूट वगैरह था। बीबी ने चंद कदम चलकर ट्रे एक तपाई पर रखी और रुस्तम की तरफ मुतवज्जो हुई। रुस्तम अपनी जगह खड़ा हो गया था। इसके हाथ पुश्त पर हथकड़ी में थे, नाक और होंठ जख्मी थे। बीबी ने सिसक कर कहा, रुस्तम तुमने बात नहीं मानी ना? मैंने तुमसे कहा था ना आना। फिर वो बेसाख्ता आगे बढ़ी। कोई मसलहत या शर्म रास्ता न रोक सकी। वो रुस्तम के चौड़े सीने से लग गई। एक खुशबू थी जिसने रुस्तम के हर आतिशी जख्म का मुंह महक और ठंडक से भर दिया। रुस्तम के हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे, वरना वो बीबी को अपनी बाहों में ले लेता और इस तरह अपने सारे लाटता कि उसके जिस्म का हिस्सा बन जाती। वो बस सीधा खड़ा था और बीबी को अपनी छाती से चिमटा हुआ देख रहा था और महसूस कर रहा था। ये देखना और महसूस करना इतना जाफजा था कि अपने अंदर और अपने इर्द गिर्द के हर दुख और तकलीफ को भूल गया। बीबी सिसक रही थी। इनके जिस्म का तलातुम अपने सीने पर महसूस कर रहा था। बीबी के दोनों हाथ रुस्तम की पुश्त पर थे। रुस्तम ने बेसाख्ता अपनी थोड़ी बीबी के सर पर टिका दी। बीबी ने सिसकते हुए कहा, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है रुस्तम? उन्होंने तुम्हें बहुत मारा है। और पता नहीं अभी। वो कहते कहते चुप हो गई। अल्फाज इनके होंठों में उलझ कर रह गए। एक दिलदोज़ हिचकी लेने के बाद बीबी ने अपनी बात दोहराई। तुम्हें कहा था ना रुस्तम, तुम यहाँ ना आना। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी मौत के बदले में इन्हें अपनी तरक्कियां और अपने तमगे नजर आ रहे हैं। ये लोग बड़े सख्त लोग हैं। और रुस्तम, और सबसे बढ़कर ये डिप्टी रियाज, ये इंसान नहीं जानवर है। इसने इनकाउंटर डालकर जमशेद को मार दिया है। ताया मासूम भी मेरे साथ इसके कब्जे में है। उसका जख्मी है, पता नहीं कि बचते भी है या नहीं। रुस्तम कुछ देर खामोश खड़ा रहा। इसकी सुर्ख आंखों में नमी थी। दो लालटेनों की रोशनी में ये नमी बहुत वाज़ेह दिखाई देती थी। बीबी इससे अलग होकर खड़ी हो गई और इसका जख्मी चेहरा देखने लगी। रुस्तम ने नजरें झुकाए बेहद यकीन से कहा, आप बेफिक्र रहें बीबी, जो कुछ हो गया वो हो गया, अब कुछ नहीं होगा। अगर रियाज ने ताया मासूम को अपने पास रखा हुआ है तो अब नहीं रख सकेगा और आप पर भी कोई आंच नहीं आएगी। वो आपको भी छोड़ देगा। इसने वादा किया इस बारे में। रुस्तम, तुमने बहुत गलत किया है। शानी ने बेकरारी में दाएं बाएं सर हिलाया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों इतनी बड़ी कुर्बानी दी तुमने मेरे लिए सब कुछ भूल गए। अपने आप को, अपने साथियों को, अपनी बीवी को। क्या नादिया का कोई हक नहीं था तुम्हारी जिंदगी पर? इसको किसके सारे छोड़कर यहाँ आ गए हो? रुस्तम को झटका सा लगा। वो चौंक कर शानी को देखने लगा। वो नादिया को छोड़कर नहीं आया था, नादिया ही दुनिया छोड़ गई थी। वो अब कहीं नहीं थी और बीबी समझ रही थी कि वो वड्डे डेरे के दूसरे महसूरीन के साथ वहाँ मौजूद है और बीबी ये भी समझ रही थी कि उसकी बीवी है। दोनों बातें गलत थी। रुस्तम के सीने में दुख भर गया। वो होले से बोला, यहाँ आकर मैंने किसी का हक नहीं मारा बीबी। फिर जरा तुक्कुब से कहने लगा, नादिया अब इस दुनिया में नहीं है। बीबी के चेहरे पर जल्जले के आसार नमूदार हुए। वो खुली खुली आंखों से इसकी तरफ देखती चली गई, जैसे रुस्तम के अल्फाज पर यकीन न कर पा रही हो। फिर इनकी शफाफ आंखों में आंसू मड आए। ये तुम क्या कह रहे हो रुस्तम? मैं सच कह रहा हूँ बीबी, नादिया खत्म हो गई है। क्या हुआ था इसे? बीबी ने बेदम सा होकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा।
रुस्तम भी बैठ गया। इसने मुख्तसर अल्फाज में बीबी को नादिया के इंजाम से आगाह किया। इसने बता दिया था कि नादिया किस तरह कुदरतुल्लाह के एक शैतान चले के दाम में उलझी और किस तरह इसे अपने हाथों से अपनी कब्र खोद ली। बीबी दुख के समंदर में गर्क होकर सब कुछ सुनती रही। गाहे बगाहे उन्होंने रुस्तम से सवालात भी किए। रुस्तम गंभीर लहजे में बोला, बीबी, मैं आपके हुक्म से इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता था, लेकिन कितना अच्छा होता कि अगर आप मुल्तान के आस्थाने में मेरा हाथ न रोकती, मुझे जहरीले सांप का सर कुचल लेने देती। वो जब तक जिंदा रहेगा भाभो और नादिया जैसी न जाने कितनी औरतें इसके हाथों अपनी जान गंवाती रहेंगी। रुस्तम ने देखा बीबी ने एक बार फिर बेकरारी से अपना सर दाएं बाएं हिलाया। नहीं रुस्तम, तुम समझ नहीं रहे। इस मसले का हल कुदरतुल्लाह को कत्ल करना नहीं। कुदरतुल्लाह कत्ल हो जाएगा तो उसके चेलों में से कई और कुदरतुल्लाह बन जाएंगे। वो इसके गद्दी नशीन कहलाएंगे। कुदरतुल्लाह का मजार कुदरतुल्लाह से कहीं बढ़कर लोगों को गुमराह कर देगा। वो कुछ देर खामोश रही, फिर कर में डूबकर बोली, कुदरतुल्लाह को वो शख्स मारेगा जो इसके अकीदे को मारेगा, इसकी सोच को शिकस्त देगा, और ये लड़ाई बंदूक से नहीं लड़ी जा सकती। बीबी बज़ाहिर कुदरतुल्लाह की बातें कर रही थी, लेकिन इनका चेहरा नादिया की हसरतनाक मौत के दुख में डूबा हुआ था। रुस्तम ने बीबी से कुछ नहीं छुपाया था। ये भी बता दिया था कि मुकामी कानून के मुताबिक नादिया को बदतरीन मौत से बचाने के लिए इसने इसे अपने हाथ से गोली मारी है। बीबी ने इसकी बातों पर मुकम्मल यकीन किया था। इन लम्हों में रुस्तम के दिल में आई कि बीबी से वाकई कुछ न छुपाए। आज इनको ये भी बता दे कि इसने नादिया से शादी नहीं की थी। वो इसके साथ रहते हुए भी इससे हमेशा इतनी ही दूरी पर रही जितना नदी का दूसरा किनारा। लेकिन फिर वो कहते कहते रुक गया। जो बात अब तक राज रही थी वो अब भी राज ही रह जाती तो ठीक था। वो बीबी को अपने झूठ से आगाह करता तो फिर इसकी कही हुई कई और बातों पर भी बीबी को झूठ का शुबा होने लगता। इसने खामोश रहने में बेहतरी समझी। सच्चाइयों की अपनी खुशबू होती है और ये खुशबू इजहार और अल्फाज की मोहताज नहीं होती। बीबी को देखने और जाने के बाद वो दुनिया की हर ओर से दूर चला गया था, और ये सच्चाई भी अल्फाज की मोहताज नहीं थी। ये सच्चाई दिल के गुंबद में पोशीदा रहकर भी एक बहुत बड़ी दौलत थी। बीबी गहरी नजरों से इसका चेहरा देखने लगी। अपने आंखों से आंसू पूछकर बोली, रुस्तम, क्या तुम कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं बीबी, कुछ छुपा तो नहीं रहे। रुस्तम ने फिर नफी में सर हिलाया। बीबी अजीब महवियत के आलम में रुस्तम का चेहरा देखे जा रही थी। रुस्तम, मेरे साथी क्या सोचेंगे? एक औरत की खातिर तुमने इनसे मुंह मोड़ लिया। बीबी, वहाँ रहकर भी मैं इनके लिए अपने लिए क्या कर सकता था? वह मौत गिरफ्तारी के इंतजार के सिवा कुछ भी नहीं है। ये इंतजार तो ज्यादा कम जरूर हो सकता है, लेकिन बदल नहीं सकता। वहाँ खुराक और पानी का जखीरा मुसलसल कम हो रहा है। अगर पुलिस और दूसरी एजेंसियां बड़े डेरे में दाखिल भी नहीं हो सकती तो ज्यादा देर मुजामत जारी नहीं रह सकती। हमें सिर्फ एक मौका मिला था, लेकिन वो भी जाया हो गया। काश हम फायदा उठा सकते। तुम वही जहरीली चाय वाली बात कर रहे हो? बीबी ने पूछा। हाँ बीबी, नादिया की वो गलती हम सबको ले डूबी। ऐसा मौका अब नहीं मिल सकता। रियाज अपनी बहुत सी नफरी पांडू दरे की तरफ ले जा चुका था। हमने 2 अजरालियों को कत्ल करके पुलिस के खासुल खास पोजीशन पर कब्जा भी कर लिया था। अगर लाला और उसके साथी हल्ला बोल देते तो ये घेरा टूट जाना था। बीबी गहरी सोच में डूबी रही, जैसे इस खौफनाक सूरत-ए-हाल से निकलने का कोई हल सोच रही हूँ। लेकिन हल कहीं नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। रुस्तम के हाथ आहनी हथकड़ी में जकड़े जा चुके थे। इनके इर्द गिर्द अनगिनत मुसल्ला पहरेदार और खूंखार अजराली थे। हर तरफ सर्च लाइट्स गर्दिश कर रही थी और बुगीर कुत्तों की लर्ज़ाखेज आवाजें थी। लालटेनों की सुर्ख रोशनी में बीबी का चेहरा तमतमाया हुआ नजर आता था। उन्होंने कहा, रुस्तम, मेरी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं। तुमने मर जाने दिया होता मुझे। नहीं बीबी, वो तड़प कर बोला, मेरी जिंदगी से आपकी जिंदगी कहीं ज्यादा कीमती है। आपको जिंदा रहना चाहिए था और आप जिंदा रहेंगी। आपकी जिंदगी के साथ बेशुमार लोगों की भलाई जुड़ी हुई है। लोग आपको चाहते हैं, आपसे हौसला और उम्मीद पाते हैं। मुझे यकीन है कि आपकी वजह से हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां संवर जाएंगी। आपका नाम बहुत ऊंचा होगा, आप बहुत ऊंचे मुकाम तक जाएंगी। वो सिसक कर बोली, मुझे नहीं चाहिए ऐसा नाम और मुकाम। तुम्हारी जिंदगी के बदले मुझे। आवाज इनके होंठों में अटक गई। वो कुछ न बोल सकी। नहीं बीबी, ऐसा मत कहो। मैं तो समझता हूँ कि इस तरह मेरी बिल्कुल बेकार जिंदगी का थोड़ा सा मोल भी पड़ जाएगा। आपकी वजह से आपके इर्द गिर्द जो चानन फैलेगा, इसमें जरा सा मेरा हिस्सा भी होगा। आपकी खुशी मेरी खुशी है। आप खुश होंगी तो मैं भी जहाँ होऊंगा खुश रहूंगा। बल्कि मैं तो चाहता हूँ बीबी आप। वो कहते कहते रुक गया। वो कहना चाहता था, बीबी, अगर आप मुनासिब समझती हैं कि चौधरी बशीर से शादी कर ले, आपको एक मजबूत सहारा मुयस्सर आ जाएगा और आपके दुश्मन आपसे दूर हट जाएंगे। लेकिन वो ये कह न सका। इसे मालूम नहीं था कि बीबी इस बात पर किस तरह का रद्देमल जाहिर करेंगी। अचानक खेमे के पर्दे से बाहर इंस्पेक्टर शाद के खंगारने की आवाज सुनाई दी। फिर पर्दा उठा और इंस्पेक्टर शाद ने अंदर झांका। इस अपने चेहरे पर पेशेवराना सख्ती सजा रखी थी। स्पाट लहजे में बोला, शानी बीबी, मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। 1 घंटे बाद तुम्हें बाहर आना होगा।
राज साहब को कोई पता नहीं कि कब वापस आ जाए। ठीक है, बीबी ने इस बात में सर हिलाया। इंस्पेक्टर शाद पर्दा बराबर करते हुए बाहर चला गया। ये बड़ी दिल गिरफ्तार कर देने वाली सूरत हाल थी। रुस्तम को यूं लग रहा था जैसे कुछ देर बाद इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाने वाला है। बीबी ने अपनी गुलाबी ओढ़नी के पल्लू को थोड़े से पानी में भिगोया और रुस्तम के चेहरे और होंठों पर जमा हुआ खून साफ करने लगी। उन्होंने रुस्तम के मिट्टी में लुथड़े हुए बालों को भी गीली ओढ़नी से साफ किया। फिर इनकी निगाह रुस्तम के कंधे पर पड़ी। यह शाद ने पट्टी बांधकर खुद रोकने की कोशिश की थी। रुस्तम का ये जख्म जावेद से होने वाली लड़ाई की निशानी था। रुस्तम ने दिलगुदाज तवज्जो के साथ इस जख्म की पट्टी भी तब्दील की। रुस्तम कुछ खा लो, उन्होंने गम के बोझ से पिसे हुए लहजे में कहा। रुस्तम को खाने की ख्वाहिश मतलब नहीं थी, लेकिन ये ख्याल इसके लिए बेहद राहत अफजा था कि अगर वो खाने पर आमादगी जाहिर करेगा तो बीबी से अपने हाथ से खिलाएंगी। इसने कहा, बीबी आपने कुछ खाया? अच्छा मैं भी खाती हूँ। उन्होंने शायद रुस्तम को आमादा करने के लिए कहा। वो ट्रे को पास ले आई। प्लेट में मुर्गी का सालन था और चूल्हे की रोटी थी। इसके अलावा कस्टर्ड और कुछ फ्रूट था। गम और तकलीफ के समंदर में ये खुशी का कैसा जजीरा था। रुस्तम बड़ी महवे से बीबी के खूबसूरत हाथ को लुकमा बनाते देख रहा था। फिर ये लुकमा रुस्तम के होंठों की तरफ आया। रुस्तम के होंठों ने बीबी की उंगलियों के नरम पोरों को छुआ। 2-3 लुकमे दे चुकी तो रुस्तम ने कहा, और आप? बीबी ने एक छोटा सा लुकमा बनाकर अपने मुंह में रखा, लेकिन इनके अंदाज से आया था कि ऐसा उन्होंने सिर्फ रुस्तम की दिलजोई के लिए किया है। वो देर तक लुकमा अपने मुंह में रोलती रही। बेहद मुश्किल से उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा निकला। इनकी आंखों में आंसू आ गए। इनकी ये कैफियत देखते हुए रुस्तम ने भी ट्रे की तरफ से रुख फेर लिया। इसका दिल चाहा कि अगर इसकी हथकड़ी खुल जाए तो वो बीबी के सामने हाथ जोड़ने से कहे कि अब यहाँ से चली जाए, क्योंकि ये मुलाकात नहीं थी, ये तो सब्र का इम्तिहान था। रुस्तम को अंदाजा नहीं था कि बीबी से इतना करीब होकर इतना दूर होना कितना अजियतनाक होगा। वो हर मसले से बेनियाज होकर इन्हें छूना चाहता था, इनके होंठों को, इनकी आंखों को और पेशानी को, लेकिन इस खैमे और इस हथकड़ी में वो ऐसा नहीं कर सकता था। इसे मालूम था यहाँ नादीदा आंखें निगरां हैं। बस इतनी सी मुलाकात काफी थी, बस इतनी ही। इससे ज्यादा खुशी तो वो बीबी के तस्वुर से हासिल कर सकता था। वो आंखें बंद करता था तो संगलाख पहाड़ों में भी गुलजार खिल जाते थे। हर रात चांदनी हो जाती थी और हर मौसम बहार का मौसम बन जाता था। इसके इश्क ने अब इसके तस्वुर को इतनी ताकत बख्श दी थी कि वो आंखें बंद करके अपनी बीबी को अपने सामने जीता जागता देख सकता था। अपने जिस्म और रूह की सारी रानाइयों के साथ वो देवी के इस सामने आ जाती थी और वो एक पुजारी की तरह अपने आप को इसमें गुम कर देता था। बीबी का आवाज ऐसे ख्यालों से झुकाया। उन्होंने कहा, रुस्तम मायूसी गुनाह है और हमें आखिरी वक्त तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं यहाँ से जिंदा बच गई तो तुम्हारे लिए कानूनी लड़ाई लड़ूंगी। इसके लिए आखिरी हद तक जाऊंगी, बिल्कुल आखिरी हद तक। विरासत में मुझे जो कुछ भी मिला है सब कुछ इस पर लगा दूंगी। मुझे पता चला कि कुछ अर्सा पहले बड़े डेरे पर मौजूद मुजरिमों के लिए आम माफी की बात होती रही है। ये प्रोग्राम बनता रहा है कि इन्हें हथियार फेंकने की ऑफर की जाए, लेकिन कुछ हजराली सरदार अपने मुफाद के लिए आड़े आते रहे हैं। हम इस सारे मामले को फिर से उठाएंगे, इस बेजा खून खराबे को रोकेंगे। रुस्तम के होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट उभरी। मुझे लगता है बीबी, अब इस काम के लिए बहुत देर हो गई है। पुलिस वालों को तरक्कियां और तगमे चाहिए। हजराली सरदारों को इनाम के तौर पर चंद पहाड़ों की मलके चाहिए। इन लोगों के मुंह से राले टपक रही हैं। मुझे नहीं लगता कि अब ये लोग लाले और इंतजामिया के बीच किसी तरह का मुआहदा होने देंगे, खास तौर से रियाज हिटर जैसे अफसर के होते हुए तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। इस डर से कि इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ लेने की कोशिश तो नहीं छोड़नी चाहिए। ये भी बुज़दिली की एक किस्म होगी। रुस्तम अचानक दूर कहीं तारीक फजाओं में हेलीकॉप्टर की फड़फड़ाहट सुनाई दी। रुस्तम की रगों में लहू सनसना उठा। बीबी ने भी आवाज सुन ली थी। इनका चेहरा जर्द नजर आने लगा। इंस्पेक्टर शाद ने ख्याल जाहिर किया था कि रियाज शायद सुबह तक लौटेगा, लेकिन इसकी जल्दी वापस आने का इम्कान भी था और लगता था कि वो जल्दी वापस आ गया है। रुस्तम के जबड़े भींच गए। वो खुद को आने वाले बदतरीन हालात के लिए तैयार करने लगा। बीबी की आंखों में अजीब नमनाक सा एहसास था। जो लगता था कि वो रुस्तम को अपने आप में छुपा लेना चाहती है, हर आफत हर तकलीफ से बचाकर कहीं बहुत दूर ले जाना चाहती है, लेकिन बेबसी ने इन्हें चारों तरफ से ऑक्टोपस की तरह जकड़ा हुआ था। हेलीकॉप्टर थोड़ी देर बाद हेलीपैड पर उतर गया। यह हेलीपैड पुलिस की पोजीशनों के बिल्कुल पीछे तकरीबन 1 फरलांग की दूरी पर बनाया गया था। वो दोनों खैमों में मौजूद रहे और इस आफत का इंतजार करते रहे जो डिप्टी रियाज की शक्ल में यहाँ आने वाली थी। 20 मिनट गुजरे, 30 मिनट और फिर 1 घंटा गुजर गया। डिप्टी रियाज नहीं आया। बिलाखिर डिप्टी रियाज की जगह एक बार फिर इंस्पेक्टर शाद का चेहरा दिखाई दिया। अब वो वर्दी के बजाय सफेद शलवार की कमीज में दिखाई दे रहा था। इसके चेहरे पर नरमी की झलक थी। इसके अंदर आते ही एक इंस्पेक्टर ने एक फोल्डिंग कुर्सी खोलकर खैमे के बस में रख दी। तब इंस्पेक्टर शाद कुर्सी के बजाय रुस्तम और बीबी के साथ ही नीचे दरी पर बैठ गया। कांस्टेबल चला गया तो इंस्पेक्टर शाद ने कहा, लगता है कुदरत को तुम दोनों का कुछ देर मजीद साथ रहना मंजूर है। डिप्टी रियाज नहीं आए।
وہ صبح ہی آئیں گے۔ شانی کے چہرے پر زردی کی جگہ ہلکی سی چمک نے لے لی۔ ہاں کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ موت کے چند گھنٹے آگے کھسک جانے پر خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ ہیلی کاپٹر پر کون آیا ہے؟ شانی نے پوچھا۔ وہ کچھ اور لوگ ہیں، انسپکٹر شاد نے کہا۔ پھر ذرا توقع سے بولا، رستم تم اپنے بے رحم ہاتھوں سے قانون کو توڑتے اتنی دور نکل گئے ہو کہ تمہیں کوئی واپس لانا چاہے بھی تو نہیں لا سکتا۔ اب تمہاری کہانی کا انجام بالکل قریب ہے۔ بہرحال مجھے تم سے بلکہ تم دونوں سے ہمدردی ہے۔ اس نے آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے بی کی طرف دیکھا۔ سگریٹ پیو گے؟ شاد نے رستم سے پوچھا۔ رستم کا دل چاہ رہا تھا لیکن وہ بی کی موجودگی میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ انسپکٹر شاد زیر لب مسکرایا۔ میں جانتا ہوں تم بی کی بہت عزت کرتے ہو اور اس کے علاوہ تم دونوں میں محبت کا رشتہ بھی ہے۔ تمہاری زیادہ تر کہانی میرے علم میں ہے لیکن بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے، کچھ چاہے بھی تو آپ دونوں کے لیے اب کچھ نہیں کر سکتا۔ شانی نے تیکھی نظروں سے انسپکٹر شاد کو دیکھا اور کہا، اس ہمدردی کی کوئی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ ضروری نہیں کہ ہمدردی پیدا ہونے کی کوئی وجہ ہو، لیکن ایک وجہ ہے بھی۔ کیا مطلب؟ شانی نے پوچھا۔ شانی بی آف دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، میں تمہاری دلیری و ہمت سے متاثر ہوں۔ تم جس طرح تنہا تاؤ شام اور قدرت اللہ جیسے لوگوں کے سامنے ڈٹ رہی ہو، یہ تعریف کے قابل ہے۔ میں تمہارے بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں۔ مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے شخص نے بتایا ہے جو ایک وقت میں تمہارا بدترین دشمن تھا۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ چودھری بشیر کے چچا زاد بھائی چودھری بابر کا۔ اس نے تمہاری بے بسی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور تم نے برا سلوک کیا، لیکن جب بدلے میں چودھری بشیر نے اسے قتل کرنا چاہا تو تم چودھری کے سامنے دیوار بن گئی۔ اس وقت سے چودھری بابر تمہارا بے دام کا غلام ہے۔ شاید تمہیں پتہ ہی ہوگا، اس نے داڑھی رکھ لی ہے اور بہت مذہبی ہو گیا ہے، میرا دوست بھی ہے۔ شانی خاموش رہی، رستم بھی خاموش رہا۔ لالٹانوں کی لو خیمے میں تھر تھراتی رہی۔ کوٹوہار کے ٹیلوں میں ایک تاریک سنگین راز زخمی ناگن کی طرح بل کھاتی رہی۔ شانی کو وقت یاد آیا جب بابر نے رات کے اندھیرے میں سے تاؤ شام کی ظالم حراست میں سے نکالا، اور یہ کوئی اکیلا واقعہ نہیں تھا، اس کے علاوہ بھی کئی موقعوں پر بابر نے در پردہ شانی کی مدد کی تھی۔ انسپکٹر شاد نے سگریٹ کا گہرا کش لے کر کہا، شانی بی میں نے سوچا تھا کہ اگر زندگی میں کبھی تم سے ملاقات ہوئی تو میں تم سے بہت اچھی طرح پیش آؤں گا، تمہیں وہ عزت دوں گا جس کی تم حقدار ہو، لیکن افسوس ہم ایسے حالات میں ملے ہیں۔ میں جب تمہاری حیثیت قیدی کی ہے اور ڈپٹی صاحب کی غیر موجودگی میں تمہارا نگران ہوں۔ تم دونوں کے لیے ڈپٹی صاحب کی ہدایات بڑی سخت ہیں، ان ہدایتوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میں تم دونوں کو یہاں اکٹھا کر رکھا ہے، اس کے سوا اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ شکریہ، شانی نے نظر جھکائے کہا۔ انسپکٹر شاد نے کہا، اب کنفرم ہو گیا کہ ڈپٹی صاحب کل صبح 8 بجے سے پہلے یہاں نہیں پہنچیں گے۔ تم دونوں صبح تک آرام سے یہاں رہ سکتے ہو۔ باہر پہرا ضرور موجود ہے لیکن یہاں خیمے کے اندر کوئی نہیں آئے گا اور نہ ہی کسی کو معلوم ہے کہ اندر کون کون ہے۔ وہ دونوں اب بھی خاموش رہے۔ انسپکٹر شاد نے ایک طویل سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس اپنے خاص ماتحت امجد کو آواز دی۔ ایسا ہی امجد جلدی سے اندر آ گیا۔ رستم کو اندازہ تھا کہ ایسا ہی کی حیثیت انسپکٹر شاد کے رازدار ماتحت کی ہے۔ انسپکٹر شاد نے امجد سے کہا، یہ دونوں لالٹینیں اٹھا لو، میرے خیمے میں ان کی ضرورت نہیں۔ امجد نے لالٹینیں اٹھا لی اور انسپکٹر شاد کے ساتھ عقبی دروازے سے باہر نکل گیا۔ خیمے میں گہری تاریکی پھیل گئی۔ باہر جانے کے بعد انسپکٹر شاد ایک بار پھر مڑا اور خیمے میں جھانک کر شانی سے بولا، خیمے کا پردہ اندر سے باندھ لو۔ شانی اٹھی اور اس کے خیمے کے دونوں پردوں کو ڈوریاں اندر سے باندھ لی اور رستم کے قریب آ بیٹھی۔ رستم نے اس کے بدن کی بے مثال خوشبو محسوس کی۔ ہاں ایسی ہی خوشبو اسے بی کے تصور میں بھی آتی تھی اور یہ تصور اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ حقیقت بن جاتا تھا۔ انسپکٹر شاد لالٹینیں اٹھا کر لے گیا تھا۔ ایک طرح سے اس نے اسے اور بی کو یقین دلایا تھا کہ ان کی نگرانی وغیرہ نہیں ہو رہی اور وہ اس خیمے میں ہر طرح کی تاک جھانک سے محفوظ ہیں۔ شانی بی کچھ دیر تک بے حس حرکت بیٹھی رہی۔ خیمے کی تاریکی میں رستم کو بس ان کا حوالہ نظر آتا تھا، حوالہ جس سے خوشبو پھوٹتی تھی جو ایک دل نواز حدت رکھتا تھا۔ پھر بی سسک کر اس کے گلے سے لگ گئی۔ بیٹھے بیٹھے انہوں نے خود کو رستم کے کشادہ سینے پر گرا دیا۔ ان کے ہاتھ رستم کی پشت پر آ گئے اور ہتھکڑی پر پھسلنے لگے، یوں لگا جیسے ہتھکڑی کھولنا چاہ رہی ہو، لیکن یہ فولادی ہتھکڑی تھی، اسے کھولنے توڑنے کے لیے سخت ترین ہتھیاروں کی ضرورت تھی۔ بی بے بسی سے اپنے نازک ہاتھ اس ناقابل شکست فولاد پر پھیرتی رہی، رستم کی کلائیاں سے ہلاتی رہی۔ وہ ان جگہوں کو اپنے پوروں سے چھوتی رہی جو ہتھکڑی کی براہ راست گرفت میں تھی۔ رستم نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ وہ بی کو جسم و روح کی تمام تر گہرائی سے محسوس کر رہا تھا۔ بی کی دھڑکنوں کا ارتاج رستم کے لہو میں چل رہا تھا۔ ایک دم اسے لگا کہ مرنا مشکل نہیں ہے۔ اس نے خود کو سیراب محسوس کیا۔ اسے لگا کہ اسے زندگی سے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے۔ وقتاً فوقتاً بی کی قربت کے جو چند لمحے اسے میسر آئے تھے وہ اتنے قیمتی تھے کہ ان پر کئی بھرپور زندگیاں قربان کی جا سکتی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹ بی کے ریشمی بالوں پر رکھ دیے۔ رات دھیرے دھیرے صبح کی طرف سیر رہی تھی۔ صبح جو اندھیروں کو زوال پذیر کرتی ہے اور اجالوں کی نوید لاتی ہے،
लेकिन जो सुबह आ रही थी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। रुस्तम जानता था कि अभी कुछ देर बाद जब बादे सबा चलेगी तो इसमें फूलों के बजाय खून की महक होगी। वो खेमे के कुर्बो जवार में अफरा तफरी से महसूस कर रहा था। सिपाहियों और अजराली जंगजुओं की नकलो हरकत जारी थी। यूँ लगता था कि एक आध दिन में बड़े डेरे के मकीनों के खिलाफ अहम कार्रवाई होने वाली है। हेलीकॉप्टर एक बार फिर तारीक फजाओं में परवाज कर गया था। रुस्तम पहलू के बलदरी पर लेटा था। इसके दोनों हाथ पुश्त पर थे। तारीकी में बीबी का हौला इसके बिल्कुल नजदीक था। बीबी की खोई खोई सी आवाज रुस्तम के कानों पर पड़ी। रुस्तम, ये चिनाब पार क्यों नहीं होता? घड़े पक्के भी हो तो पानी रास्ता नहीं देता है। मैं भी यही सोचता हूँ बीबी, रुस्तम ने हौले से कहा। बीबी ने अपने दोनों हाथ रुस्तम के कंधे पर रखे। तुम हिम्मत ना हारना, होता वही है जो कुदरत को मंजूर हो। डिप्टी रियाज जैसे हजारों मिलकर भी अनहोनी को होनी नहीं कर सकते। बीबी, मुझसे कुछ शिकवा तो नहीं? रुस्तम ने अजीब से लहजे में कहा। इससे बड़ा शिकवा और क्या होगा कि तुमने मेरी खातिर अपनी जिंदगी रियाज के हाथों में दे दी है। बीबी ने सिसक कर कहा। भी न जाने क्या हुआ कि बीबी ने एकदम फिर रुस्तम को अपनी बाहों में ले लिया। वो अब रुस्तम के साथ ही दराज हो गई थी। उन्होंने इसका सर अपनी बाहों में लेकर अपने साथ लगा लिया था। रुस्तम का जख्मी चेहरा बीबी के सीने में छुपा हुआ था। बीबी के जिस्म की हिद्दत और खुशबू सांस के रास्ते रुस्तम की नस नस में उतरने लगी। वो रोजे हशर तक इसी तरह साकित और जामिद लेटा रह सकता था। कभी कभी बीबी के जिस्म में मध्यम सा इत्याश पैदा होता था। ये इनकी होंठों से निकलने वाली मध्यम सिसकी को जाहिर करता था। फिर कभी कभी बीबी एक गहरी सांस भी लेती थी। इनके सिवा इनके जिस्म में कोई जुम्बश नहीं थी। बीबी के रेशमी बाल ओढ़नी से बिछड़कर रुस्तम के कंधों पर फैल गए थे। तूफान और हवादिस की यलगार में बीबी की मेहरबान बाहों का घेरा रुस्तम के लिए इतना जाफजा था कि वो इस एहसास को लफ्जों के अहाते में नहीं ला सकता था। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन वो जैसे दुनिया के हर गम फिक्र से आजाद हो गया था। हर सांस के साथ इसके जिस्म में बीबी के जिस्म और इनके रेशमी बालों की खुशबू उतर रही थी। इसे लगा वो पोठवार की संगलाख जमीन से निकलकर सपनों की हसीन वादियों में खोने लगा है, जहाँ घने पेड़ हैं, फूलों की खुशबू से लदी हुई हवा है और बीबी है। बीबी की पलकों के साए, इनके होंठों का लम्स और इनके गुदार जिस्म की महक। इसकी आंखें बंद होने लगी। वो सारी आफतों को भूलकर धीरे धीरे नींद की पुरसकून वादी में उतरने लगा। ये बड़ी ही खूबसूरत नींद थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, शान रुस्तम की कहानियाँ भी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।